हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। ये हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की सीरीज है जो कि है जीरो टू प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर और ये है डे नंबर 1 जिसमें आज हम सीखेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग रियलिटी एंड बेसिक्स। देखिए, इस सीरीज में जो कंप्लीट सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस सीरीज में मैं आपको कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड सारी की सारी वीडियो डिटेल में पहले से चैनल पर अपलोड है। आप उनको देख सकते हो, सीख सकते हो। देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इंटीरियर डिजाइनिंग के जो बेसिक्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो थिंकिंग होती है, उसको समझना। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, 100% में से 80 to 90% जो हमारा फोकस होता है वो होता है सॉफ्टवेयर पर। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो 100% में से खाली 20% काम होता है सॉफ्टवेयर का। 80% काम होता है जो बेसिक्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो थिंकिंग होती है, जो सोचते हो आप उस डिजाइनिंग के बारे में, उससे, और उनको आप डिजाइन करते हो सॉफ्टवेयर पर। तो इसीलिए हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपना पूरे का पूरा फोकस किस पर दे देते हैं, सॉफ्टवेयर पर दे देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और हम एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर नहीं बनते। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस सीरीज में मैं आपको कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पहले से वीडियो अपलोड है। इस सीरीज में मैं आपको बेसिक्स, वो फंडामेंटल्स मैं आपको इस सीरीज में सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा डे नंबर 1 जो कि है इंटीरियर डिजाइन रियलिटी एंड बेसिक्स। देखिए, एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जो एक्चुअल में काम कैसे किया जाता है, कैसे रियल प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। इंटीरियर डिजाइनिंग की जो इंडस्ट्री है उसकी रियलिटी क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उनके बारे में हमें सबसे पहले यहां पर समझना पड़ेगा। देखिए, ज्यादातर लोग और हम भी ज्यादातर यही सोचते हैं कि जो इंटीरियर डिजाइनिंग है उसमें एक इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है, किसी वॉल पर कलर कर देगा, कोई डिजाइन बना देगा, कोई वार्डरोब डिजाइन कर दी या कुछ फॉल सीलिंग डिजाइन कर दी, लाइटिंग अच्छी कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होता, इससे 10 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है एक इंटीरियर डिजाइनिंग में। और वो डिजाइनिंग कैसे की जाती है, कैसे समझी जाती है, कैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी को हम बोलते हैं एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर। अब सबसे पहले थोड़े से बेसिक हम समझते हैं यहां पर। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं। अब देखिए, यहां पर ना मैंने 3 इमेज ली है। अब सबसे ऊपर जो मेरी हेडिंग है वो है एम्प्टी रूम, ठीक है, 3D डिजाइन और एक फाइनल रूम। अब ये 3 इमेज है। देखिए, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक खाली कमरा ही मिलेगा ना, एक रूम मिलेगा, कोई ड्राइंग हॉल है या कोई किचन है, कुछ भी हो, आपको खाली स्पेस ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हो, क्या क्लाइंट को चाहिए, क्या उनका टेस्ट है, कैसा डिजाइन उनको पसंद है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक 3D डिजाइन यहां पर बनाते हो, ठीक है। इस टाइप का एक 3D डिजाइन आप यहां पर बनाते हो। अगर आपका अप्रूवल आता है तो आप एक फाइनल, उसके बाद ये एक फाइनल जो हम साइट पर काम करवाते हैं, ठीक है, वो इस टाइप का डिजाइन निकल कर आएगा। अब आपका जो 3D डिजाइन है और जो एक्चुअल साइट पर काम हुआ है वो आपको सेम टू सेम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने इसी 3D डिजाइन को फाइनल किया है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा कलर कॉम्बिनेशन उनको चाहिए था, हर एक चीज के अकॉर्डिंग आपने उनको एक 3D डिजाइन वहां पर दिया है। उसके बाद उन्होंने फाइनल किया है, तो उसके बाद आप एक फाइनल साइट पर इस टाइप का आपका एक प्रोजेक्ट वहां पर बनेगा जो आपने 3D डिजाइन वहां पर क्रिएट किया है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसके लिए भी आपको बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी जो कि इस सीरीज में हम धीरे धीरे सीखेंगे, इस वीडियो में हम समझेंगे सारी चीजें। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पर समझते हैं जो सबसे बिगेस्ट मिथ होता है एक इंटीरियर डिजाइनर से रिलेटेड कह लो या इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कह लो, ठीक है। क्या होता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या होता है या इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है
कि इस वॉल पर कैसा कलर आएगा, कहीं पर लोअर पैनल्स का डिजाइन कर दिया, कुछ फॉल सीलिंग डिजाइन कर दी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और कुछ फर्नीचर प्लेस कर दिया, बस काम खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इससे 90% ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। ये सारा का सारा काम होता है प्लानिंग का, थिंकिंग का, उसी के बेस पर आप यहां पर डिजाइनिंग करते हो। किस टाइप से फर्नीचर प्लेस होगा, क्या डिजाइन हम यहां पर क्रिएट करेंगे, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में हम यहां पर समझते हैं। अब थोड़ा सा डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर समझते हैं। अब देखिए ये एक एम्प्टी रूम है, ठीक है, एक खाली रूम हमारे पास है। अब सपोज करो कि क्लाइंट आपको ये रूम देता है, ठीक है, कि मुझे इसमें एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइन करवाना है अपने रूम का। वो आपको रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे एक यहाँ पर एल टाइप सोफा सेट चाहिए, यहाँ पर एक सामने मुझे एक वार्डरोब चाहिए, कुछ वॉल पर एक परफेक्ट डिजाइन चाहिए, साथ ही मुझे कुछ फॉल सीलिंग काफी अट्रैक्टिव हो, कुछ लाइटिंग बहुत अच्छी हो जिससे कि मैं एक कंफर्टेबल फील कर सकूं, मुझे थोड़ी सी वाइब बहुत अच्छी है। तो आप कैसे डिजाइन करोगे? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज आपने कर लिया कि क्लाइंट ने आपको एक रूम दिया है जो कि रियल में इसी तरीके से काम होगा। अब क्या करना है, अब आपको डिसाइड करना है कि कहां पर इस पर यहां पर यह रूम है तो कहां पर बेड आएगा, ठीक है, कहां पर वार्डरोब डिजाइन होगी हमारी, ठीक है, कहां पर टीवी पैनल हमारा आएगा, यहां पर कहां पर सोफा सेट हम प्लेस करेंगे, कैसी लाइटिंग होगी, कैसा फर्नीचर का डिजाइन होगा, कैसा वॉल पर कलर होगा, ठीक है। हर एक चीज आपको वो सोचनी है, समझनी है, जो प्लानिंग आपको करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए जब हम किसी डिजाइन को इमेज में देखते हैं तो उसको देखकर समझना बहुत इजी होता है, लेकिन जब हम एक्चुअल साइट पर जाते हैं ना तो उस पर काम करना काफी बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि खाली स्पेस में थोड़ा सा समझना, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको क्या बताई, देखिए ये अब ये चीज आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा, हम ज्यादा ध्यान किस पर देते हैं, सॉफ्टवेयर पर। लेकिन ये चीज कैसे आएंगी, ये आपकी थिंकिंग से आएगी, क्या आप सोच रहे हो, किस तरीके से डिजाइन करना है आपको, कैसा कलर कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल करना पड़ेगा इस डिजाइनिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर यहां पर आप गलत डिजाइनिंग कर देते हो तो जो रूम है वो काफी छोटा लगेगा, अनकंफर्टेबल क्लाइंट को लगेगा, ठीक है, उनके फैमिली मेंबर को लगेगा। तो इसलिए आपको हर एक चीज सोच समझकर यहां पर डिजाइन करनी पड़ेगी, वो थिंकिंग के थ्रू ही होगा। वो आपकी जो डिजाइनिंग थिंकिंग है, ठीक है, जो डिजाइन थिंकिंग है उसके थ्रू ही आप चीजें यहां पर डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद यहां पर अब ये हमारा सेम रूम था, एम्प्टी रूम, अब इसको हमने यहां पर डिजाइन करा है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें समझने वाली चीज है कि किस तरीके से डिजाइन किया गया है। देखिए ये सेम रूम है, सेम लेआउट के साथ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल डिजाइनर जो करता है वो क्या करता है, पहले एक लेआउट प्लान यहां पर बनाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, एक लेआउट प्लान यहां पर क्रिएट करेगा। सबसे पहले काफी सॉफ्टवेयर है उन पर भी हम करते हैं, स्केच के थ्रू, अपने पेन पेपर के थ्रू भी हम यहां पर इसको डिजाइन करते हैं। वो अपनी अपनी समझ है कि किस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से इन चीजों को यहां पर डिजाइन कर सकते हो। देखिए तो एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर क्या डिसाइड करता है, सबसे पहले जब लेआउट डिजाइन करता है तो वो क्या करेगा कि जो मिनिमम वॉकिंग स्पेस है, देखिए डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो वॉकिंग स्पेस है, कि हम यहां से जा रहे हैं, ठीक है, यहां से इसके पीछे से भी हम जा सकते हैं, ठीक है, यहां तक हम आराम से जा सकते हैं। तो एक वॉकिंग स्पेस हमें यहां पर मिल गया, हम आराम से आना जाना हमारा हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद की वार्डरोब कहां पर आएगी, ठीक है, वो किस तरीके से ओपन होगी, ठीक है, जो डोर्स के जो पल्ले होते हैं वो किस टाइप से स्लाइडिंग हमें लगाने हैं या हमें 2 डोर्स टाइप यहां पर लगाने हैं या 1 डोर हमें लगाना है, वो सारी चीज डिपेंड करती है स्पेस पर, किस तरीके का स्पेस हमारे पास बचा है, ठीक है। अगर हम बेड प्लेस कर रहे हैं तो कहां पर बेड आएगा, अगर सोफा एल टाइप सोफा हम प्लेस कर रहे हैं तो एल टाइप अच्छा लगेगा या 5 सीटर यहां पर अच्छा लगेगा, और उसकी प्लेसिंग किस तरीके से होगी, तो ये सारी चीजें समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक्स है। सबसे पहले डिजाइनिंग करते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मिनिमम वॉकिंग स्पेस है, जो हम आना जाना हम करेंगे इस रूम में या ड्राइंग रूम में, कुछ भी चीज है वो हमारा कितना होना चाहिए, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद अब रियल वर्क जो ब्रेकडाउन है, किस तरीके से काम किया जाता है साइट पर, उसको हम यहां पर समझते हैं। देखिए सबसे पहले व्हाट डज द क्लाइंट वांट, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप एक क्लाइंट के घर पर गए हो, उनके प्रोजेक्ट को आपने देखा,
किस टाइप से आपको डिजाइनिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्लाइंट क्या चाहता है, क्योंकि घर उनका है, पैसा उनको देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं करोगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको समझ के आपको वहां पर डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द बजट। बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम ऐसा नहीं कि कुछ भी हम डिजाइन कर देंगे। अब क्लाइंट के पास एक रूम है आपका 10x12 या 10x15 का एक रूम है उनके पास। अब उनका बजट तो है यार 50,000 रुपए, लेकिन आपने वहां डिजाइनिंग ऐसी कर दी कि उस पर खर्चा आएगा 1.5 लाख रुपए, तो वो डिजाइनिंग नहीं हो पाएगी, वो फेल हो जाएगी, चाहे आपने कितनी भी मेहनत से वो डिजाइनिंग की हो। तो सबसे पहले कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहते हैं, उसके बाद उनका बजट क्या है, इसके बाद व्हाट आर फैमिली नीड्स, उस फैमिली की नीड क्या है, अलग अलग मेंबर है, फैमिली मेंबर्स है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब मान के चलिए कि उनके घर पे कम से कम 10 लोग हैं, ठीक है, और आपने एक ड्राइंग रूम डिजाइन करा है। अब आपने जो सोफा प्लेस करा है वहां पर 5 सीटर कर दिया और लोग हैं वहां पर 10, और आपके पास स्पेस भी है, तो आपको वहां सीटिंग भी 10 to 12 वहां पर पीपल्स की वहां पर रखनी पड़ेगी, 10 से 12 लोगों की वहां पर सीटिंग आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक दो मेंबर्स बाहर से भी आते हैं, ठीक है। तो उस चीज को समझकर ही आपको, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप जब डिजाइनिंग करोगे तो इन चीजों को समझना आपको पड़ेगा। देखिए यहां पर अब तक सॉफ्टवेयर का कोई भी रोल नहीं है, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि सॉफ्टवेयर का काम लास्ट में होता है, वो भी 20% होता है, उससे पहले सारी की सारी चीजें आपकी डिजाइन थिंकिंग के थ्रू, जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल्स है, उन्हीं के थ्रू आप डिजाइन करते हो। देखिए हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी समझ लिया, उनके बजट को समझ लिया, उनकी नीड को समझ लिया। अब काम होता है एक्चुअल साइट पर। अब आपको एक साइट मिलती है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझने के बाद अब सबसे पहले आप साइट पर विजिट करते हो और उसकी मेजरमेंट आप लोगे। तो मेजरमेंट आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज की आपको मेजरमेंट वहां पर लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा, उस एक्चुअल स्पेस को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद उसकी डायमेंशंस आपको हर एक तरीके से जहां पर भी आप डिजाइनिंग कर सकते हो, क्योंकि आप जब एक इंटीरियर डिजाइनर बन जाओगे एक परफेक्टली, तो आप उस स्पेस को देखकर खुद ही समझ जाओगे कि कहां चीज कौन सी प्लेस होगी, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उनके अकॉर्डिंग कैसे वो चीज फुलफिल की जाएगी। तो आप समझ जाओगे कि हर एक छोटी से छोटी स्पेस को भी हमें वहां पर मेजर करना पड़ेगा, उसकी मेजरमेंट हमें वहां पर करनी पड़ेगी। इसके बाद आप अब यहां पर करते हो स्पेस प्लानिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझा, उनके स्पेस को वहां पर समझा, उसकी मेजरमेंट आपने प्रॉपर तरीके से ली। अब बारी आती है प्लानिंग की। तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो फर्नीचर प्लेसमेंट है वो आपको कैसे रखनी है। अब देखिए यहां पर एक इमेज है, अब इस इमेज में आप देखोगे तो काफी बड़ा स्पेस है हमारे पास यहां पर, ठीक है। अब ये डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि कोई छोटे स्पेस को कैसे बड़ा दिखाना है और बड़े स्पेस को कैसे छोटा दिखाना है, ठीक है। ये सारी की सारा जो काम होता है डिजाइनिंग की थिंकिंग पे और उसकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है। आप बड़े स्पेस को इस तरह की डिजाइनिंग भी कर सकते हो कि बिल्कुल छोटा दिखे, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन दिखे आपको, और एक छोटी से स्पेस को आप काफी बड़ा स्पेस आप दिखा सकते हो। अब देखिए यहां पर क्या करा है डिजाइनर ने, जिसने भी डिजाइनिंग की है यहां पर। अब देखिए जो सोफे की प्लेसमेंट है वो कितनी परफेक्टली यहां पर प्लेसमेंट है, और आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बोला एक वॉकिंग स्पेस आप देखोगे तो आप इसमें, आप इस मेन डोर से यहां पर आए हो, आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी आ सकते हो, इधर से घूम सकते हो, तो आपके पास स्पेस कितना है, जो वॉकिंग स्पेस है वो आपके पास भरपूर है। इससे क्या होता है, इससे डिजाइनिंग जो भी हम कर रहे हैं वो काफी स्पेसियस लगती है, थोड़ा स्पेस बड़ा लगता है, ठीक है। इसके बाद आती है मूवमेंट स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया जो वॉकिंग स्पेस होता है हमारे पास। इसके बाद जो फंक्शनैलिटी है ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि आप मेन डोर से आपने बाहर से एंट्री की, इसके बाद कहां पर कौन सी चीज प्लेस होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहां पर एक किचन है, किचन के साथ में एक डाइनिंग टेबल है। अगर हम क्या करते कि अगर इस डाइनिंग टेबल को हम यहां पर उठाकर रख देते इस सोफे के पीछे, तो स्पेस आपका थोड़ा सा वहां पर कम लगता, आपको थोड़ा सा बिचा बिचा महसूस होता, अनकंफर्टेबल फील करते। लेकिन
आपने जो एक ड्राइंग रूम का जो स्पेस है वो आपने पूरा ओपन रखा है, जिससे कि कोई भी आपके घर पर गेस्ट आ रहा है, आप खुद भी फैमिली मेंबर बैठे हो तो आपके पास आपको काफी बड़ा स्पेस वहां पर मिले। तो फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद अब बात आती है 2D प्लानिंग की। तो सबसे पहले हम 3D डिजाइन तो नहीं करते, सबसे पहले 2D प्लानिंग करते हैं। तो एक्चुअल लेआउट पर काम करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग ड्राइंग यहां पर बनाते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर अपनी आगे इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क हम यहां पर करते हैं। इसके बाद बारी आती है 3D विजुअलाइजेशन की, जो कि हम 3D डिजाइन करते हैं। देखिए 2D प्लानिंग हमने यहां पर कर ली है, इसके बाद जो 3D डिजाइनिंग है जैसे कि हम अपने सॉफ्टवेयर पर करते हैं। देखिए अब सॉफ्टवेयर का जो काम आया अब आपका बिल्कुल लास्ट में आया, लेकिन उससे पहले क्या डिजाइन करना है, कैसे करना है, क्या थिंकिंग होगी, किस तरीके से प्लानिंग होगी, वो आपने बिना सॉफ्टवेयर के ही की है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 100% में से 20% काम ही सॉफ्टवेयर पर होता है, 80% पहले आप उसको डिजाइन कर लेते हो अपने माइंड में, स्केच के थ्रू, 2D लेआउट के थ्रू उसको हर एक चीज को डिजाइन कर लेते हो। अब बारी आती है एक्चुअल किस तरीके का डिजाइन यहां पर बनेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद यहां पर अब आपको समझना पड़ेगा मटेरियल सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए जो मैंने बजट की बात की थी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना है, उनकी नीड को समझना है। अब जो बजट होता है, बजट डिपेंड करता है मटेरियल सिलेक्शन पर। अब क्लाइंट की जैसी भी रिक्वायरमेंट है, अगर उनकी 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो आपको मटेरियल भी वैसा ही लगाना पड़ेगा और उनको बताना भी पड़ेगा कि सर अगर आपका इतना बजट है तो इस बजट में खाली यही मटेरियल के ऑप्शन है, इन ब्रांड के ऑप्शन है, इसकी क्वालिटी में ये डिफरेंस है। अगर थोड़ा सा बजट आप बढ़ाओगे तो थोड़ी और अच्छी क्वालिटी हम यहां पर लगा सकते हैं। तो वो चीज पहले से ही आपको क्लियर करके चलनी पड़ेगी क्लाइंट के साथ कि टाइल्स आप कैसी लगाओगे, वुड जो वुडन पार्ट है वो कैसा करोगे, पेंट कैसा आप यूज करोगे, लाइटिंग कैसी आप यूज करोगे, किस ब्रांड की करोगे, ठीक है। तो हर एक चीज आपको मटेरियल सिलेक्शन के थ्रू आपको क्लाइंट को समझानी पड़ेगी और उनके बजट के अंदर ही आपको वो काम वहां पर कर देना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है साइट एक्सक्यूशन की। देखिए अब देखिए साइट पर आपको काम करवाना है तो आपको कारपेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन के साथ और पेंटर के साथ। ये 3 लोग हैं जिनके साथ आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर प्लम्बिंग का काम है तो प्लम्बर भी आप इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। देखिए अब साइट पर काम करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब आपने जो 3D डिजाइन आपने बनाया है क्लाइंट को, जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डिजाइन दिया है करके, अब उसी के अकॉर्डिंग आपको सेम टू सेम डिजाइन वहां पर कर देना पड़ेगा। उसमें कोई भी चेंजेस हो गए तो क्लाइंट साफ मना करता है कि सर डिजाइन कुछ और था और बना आप कुछ और रहे हो, तो आपका काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या पता वो कैंसिल ही कर दे, नहीं मुझे आपसे नहीं बनवाना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे लोग आपको जोड़ने पड़ेंगे जो कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर हो या प्लम्बर हो, कि वो सेम टू सेम काम कर आपको वहां पर दे। या क्लाइंट की साइड से जो कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन जो भी लोग हैं वो हैं, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि यार ये काम इस तरीके से किया जाएगा, इसी तरीके से आपको करना है। तो कोऑर्डिनेट आपको करना पड़ेगा उनके साथ, प्रॉपर तरीके से जो कन्वर्सेशन है वो करनी पड़ेगी, जब भी आप एक्चुअल काम वहां पर कर दिखा सकते हो। इसके बाद बारी आती है यहां पर बजट कंट्रोल की। देखिए मैंने अभी आपको बताया बजट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए के अंडर ही आपको काम कर देना पड़ेगा। अगर आपने उनको कहा कि सर इसमें 20-30 हजार रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे तो क्लाइंट साहब मना कर देगा कि नहीं भाई, मेरा तो बजट इससे भी कम था, लेकिन मैंने फिर भी 1 लाख रुपए का बजट रखा, लेकिन आपको इसी के अंडर कर देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब मटेरियल सिलेक्शन आप करोगे। जब मटेरियल सिलेक्ट करोगे तो मटेरियल ज्यादा महंगा आपको सिलेक्ट नहीं करना है, उनकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कहाँ कितना मटेरियल लगेगा वो पहले उनकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कितने का मटेरियल आएगा, कितने की कॉस्टिंग वहां पर लगाने की आएगी, हर एक चीज पहले से ही वो कैलकुलेशन आपको कर चलनी पड़ेगी, वरना बजट आपका काफी हाई चला जाएगा। देखिए डिजाइनर का काम खाली ये नहीं होता कि खाली सॉफ्टवेयर पर डिजाइन करा और बनाकर दे दिया, नहीं, उस बजट के अंदर बनाना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, जितने भी जो भी लोग हैं जिनसे आप काम करवाओगे साइट पर उनको समझाना, एक्चुअल काम करवाना। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 10 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, ठीक है, एक इंटीरियर डिजाइनर का जब वो साइट पर करवाता है। लेकिन जैसे ही आपने 2 से 3-4 साइट आपने इस तरीके कर ली तो आपका काम आपको स्मूथ लगेगा, क्योंकि आप समझ जाओगे। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम देखिए हर किसी काम में आपको आएगी। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो
ट्रूथ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अगर आप खाली सॉफ्टवेयर पर ध्यान देते हो तो आप एक परफेक्ट डिजाइनर कभी भी नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपकी थिंकिंग स्ट्रोंग है तो आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर वहां पर बन जाओगे। सॉफ्टवेयर का काम आपने देख लिया, सॉफ्टवेयर का काम बिल्कुल लास्ट में होता है, उससे पहले आप सारी डिजाइनिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, हर एक चीज आप वहां पर कर लेते हो, खाली बस उसे क्लाइंट को दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर काम करना है। इसके बाद अगर मैं इनकम की रियलिटी भी आपको बताऊं, अगर कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है ना, अगर कोई ड्राइंग रूम, कोई रूम भी आप डिजाइन कर रहे हो तो कम से कम 10,000 रुपए से 50,000 रुपए आप चार्ज कर सकते हो मार्केट में। अब ये डिपेंड करते हैं एरिया पर, क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट का बजट अच्छा है तो आप उससे ज्यादा चार्ज कर सकते हो, क्लाइंट किस लोकेशन पर रहता है उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज वहां पर क्लाइंट से ले सकते हो। अगर किसी का एक 2 BHK का एक फ्लैट भी है ना, 2 BHK जो रूम 1-2 रूम हो जाते हैं, ड्राइंग हॉल हो जाता है आपका, ठीक है, किचन, बाथरूम, सारी चीजें डिजाइन की जाती है। अगर आप एक फुल प्रोजेक्ट भी आप डिजाइन करते हो तो कम से कम 1 लाख रुपए आपको इजिली मार्केट में मिल जाएंगे जब आप प्रॉपर डिजाइनिंग करते हो उनके घर की। ठीक है, तो ये रियलिटी है, इतना आपको इजिली मिल जाता है। बस आपको मैंने अभी फिर आपको बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होती है अगर आप सॉफ्टवेयर पर पूरे का पूरा फोकस दोगे तो आप एक परफेक्ट डिजाइनर नहीं बन पाओगे। उस तरह की रिक्वायरमेंट फुलफिल आप फिर क्या करोगे, गूगल पर जाओगे, कोई इमेज देखोगे, अच्छा बस ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं, वो इमेज क्लाइंट को दिखाओगे तो क्लाइंट आपको खुद ही मना कर देगा कि यार ये मुझे क्या दिखा रहे हो आप। ठीक है, तो एक परफेक्ट, एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है, वो सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझता है, उनके बजट को समझता है, उनकी जो फैमिली रिक्वायरमेंट है उनको समझता है और उसके थ्रू वो डिजाइनिंग करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको काम करना है। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर यहां पर बन सकते हो। तो ये था हमारा डे नंबर 1। इसी तरीके से हम एक लॉन्ग सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, ठीक है, जिसमें डे 12 तक हम जाएंगे। यहां पर अगर हमें और भी कुछ पॉइंट्स लगे तो और भी चीजें हम वहां पर ऐड ऑन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।